सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोध साइंस। और जैसे कि हमारी सीरीज़ चली है क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो जो बच्चे नए हैं, जो पुराने हो, तो जानते हैं कि ये पार्ट जो है वो 3 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। सो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए ताकि मैं पूरा जो क्वेश्चन जितना भी आपका ये वाला सेट है पूरा कंप्लीट कराऊँ और सेट भी कंप्लीट कराऊँ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, धीरे धीरे करके आप अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि देखिए क्लासेस तो आप कर ही रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, पर पेपर में कैसे आएगा और क्या उसका आंसर होगा वो सब के लिए आपको एक चाहिए। और ये आपको कोचिंग स्कूल वालों को पता टाइम नहीं होता है करा पाएँ, तो यहाँ अच्छे से हो जाएगा। सो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुँच जाए आसानी से। ठीक है, और अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा। सो बिना किसी देरी के पार्ट 3 शुरू करते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको फोकस भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो था वो 9 हो चुका था, 10 मुझे कराना था। और 10 के लिए अगर बात करें तो क्वेश्चन आपके लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको मैं दिखा दूं, अगर बहुत अच्छे से आपको नहीं भी पता तो भी थोड़ा थोड़ा आपको याद आ जाएगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यहाँ पर एक लाइट ऑफ द सोर्स होता है। ठीक है, यहाँ से लाइट सोर्स जाती है और 2 स्लिट्स होती हैं जो S1 और S2 होती हैं। ये जो स्लिट्स आपको दिख रही हैं ये 2 स्लिट्स हैं। ठीक है, ये जो छेद होते हैं इनको स्लिट्स कहते हैं, ये जो छेद जिनसे लाइट पास आउट होगी। ठीक है, अगर बहुत कन्फ्यूजन होती तो भी मैं बता रही हूँ। अब इन दोनों के बीच की दूरी को स्मॉल डी कहते हैं। इन दोनों की दूरी को क्या कहते हैं, स्मॉल डी कहते हैं। देखिए जो इसको क्या रिफर करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। ठीक है, इन दोनों स्लिट्स की दूरी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट यहाँ जाती है और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या करती है, फ्रिंजेस बनती हैं, ब्लैक डार्क और ब्राइट, डार्क और ब्राइट। सेंटर पर ब्राइट ही बनती है, फिर डार्क बनती है, देन फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे करके इमेज यहाँ पर फ्रिंजेस बनना शुरू हो जाती है। पैटर्न देखने को ही हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। अब देखिए जो स्लिट से लेके स्क्रीन की दूरी को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो दूरी होती है इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ जो फ्रिंजेस होती हैं तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं कि डार्क कहाँ पर मिलेगी, ब्राइट कहाँ कहाँ मिलेगी। पहली डार्क कहाँ मिलेगी, देखिए सेंट्रल ब्राइट तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होती है, इसके बाद सेकंड कहाँ मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, किस दूरी पर मिलेगी। जो एक्स आप देख रहे हैं इसको मैंने अपने क्वेश्चन में वाई से रिप्रेजेंट किया। ये एक्स और वाई दोनों से रिप्रेजेंट होता है, किसी से भी कर सकते हैं, तो सिंबल है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ वाई से किया हुआ है और यहाँ आपकी जो फिगर है जिस बुक से मैंने लिया हुआ है वहाँ एक्स से रिप्रेजेंट, तो कोई बात नहीं। फॉर्मूला आपको दिखा रही हूँ कि क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज कहाँ कहाँ मिलेगी। तो एक्स इक्वल टू एम डी लेमडा बाई डी का मतलब होता है एम, यानी कि 0 का मतलब एक सेंटर पर ही मिल जाएगी, यानी कि एक्स इक्वल टू 0। देख रहे हैं, एक्स इक्वल टू 0 पर ही पहली वाली मिल जाती है। ठीक है, अगर एक्स रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, एक्स 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पर सेकेंड वाली कहाँ आएगी, तो आपको वैल्यू एम इक्वल टू 1 रखनी होगी। तो डी लेमडा बाई डी वाली दूरी पर क्या मिलेगा आपको, नेक्स्ट वाली ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। इस तरह करते हुए आपको नेक्स्ट जो भी वैल्यू है उसकी ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू पता चल जाती है। बता के क्योंकि क्वेश्चन आसान है, बट धीरे धीरे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप कर लीजिए, बस इतना। वैसे ही डार्क फ्रिंज की दूरी निकालने के लिए डार्क कहाँ कहाँ मिलेगी उसके लिए फॉर्मूला एम माइनस, जो आपको ये वाला दिख रहा है, एम माइनस हाफ डी लेमडा बाई डी होगा, जहाँ एम 1 2 3 से शुरू होगा। हालांकि इससे अभी कॉन्सेप्ट नहीं आया है, पर इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। अब क्वेश्चन क्या आया है इसको गौर से देखते हैं। और हाँ, और यहाँ लेमडा क्या है, जो लाइट की वेवलेंथ, यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ होती है, जो वेवलेंथ हमने यूज़ की है वो लेमडा है यहाँ। ठीक है, अब बहुत गौर से क्वेश्चन को समझिएगा। जो क्वेश्चन में आया था, कह रहा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया गया इस केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, यानी कि इसको किया गया तो वहाँ पर एयर न रख के किसी मीडियम में किया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है। Which maximum in this case will coincide with the 6th maximum obtained if the medium is replaced by air। ठीक है, अब बहुत गौर से सुनिएगा। ये क्या कह रहा है, ये जो एपरेटस हमने लिया था, ठीक है, ये पूरा जो एपरेटस है इसको एयर में करके जब एयर में इसको हमने रखा, यानी कि पूरा सेटअप रखा, तब उस दौरान जो 6th ब्राइट फ्रिंज है वो इस जगह पर मान लीजिए मिल रही थी। 6th ब्राइट फ्रिंज जो है, छठी ब्राइट फ्रिंज कहीं पर मिल रही थी, ये छठे नंबर की ब्राइट फ्रिंज थी जो आपको यहाँ मिल रही थी, ऐसा कह रहा है। और इससे कॉन्साइड वो आके करेगी, वो फ्रिंज आके करेगी जहाँ कह रहा है कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करें, 4/3 कर लें। देखिए जैसे ही रिफ्रैक्टिव यानी कि कोई मीडियम चेंज किया जाता है तो वेवलेंथ जो है वो मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, आपने लाइट में पढ़ा था। और कितनी चेंज हो जाती है, तो लेमडा अपॉन म्यू का मतलब है जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतने से कम हो जाती है, यानी कि वेवलेंथ जो है अब वो कम हो चुकी होगी। पहले अगर हमारे फॉर्मूले में डी लेमडा बाई डी पर पोजीशन मिल रही थी कहीं पर, तो अब वो पोजीशन क्या है, डी लेमडा बाई डी अपॉन म्यू पर वो पोजीशन मिलेगी, है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को।
थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो मैं यहाँ फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ ढंग से और दोबारा समझिए। देखिए, एयर में करते समय जो यहाँ छठी नंबर की आपको सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज एयर के दौरान मिल रही थी, यहाँ पर जो सिक्स्थ वाले नंबर की थी, तो वो सिक्स्थ वाले की हमें पता है कि वो दूरी y इक्वल टू या x इक्वल टू आपको पता है कि 6, क्योंकि m लेमडा बाई डी हमने कहा था m लेमडा d बाई डी होता है ना, डी बाई डी होता है, यही तो होता है। ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगी, तो छठी वाली, ये एम की थी छठी वाली, तो 6 इंटू लेमडा डी बाई डी पे जो ये पोजीशन है, ये हमने कहा कि ये ब्राइट फ्रिंज के लिए मिलेगी जब एयर में होगा। अब एयर के बाद क्या हुआ कि एयर को हटा कर कोई मीडियम रख दिया गया जिसका रिफ्रेक्टिविटी किसी मीडियम में रख दी गई। सपोज करिए वाटर में रख दिया गया, उठा कर ये पूरा एपरेटस वाटर में कर दिया गया और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 था। तो 4/3 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज होने से हुआ क्या, चेंज होने से ये हुआ कि इसकी वेवलेंथ चेंज हो गई, जिसके तो फ्रिंज पैटर्न में परिवर्तन हुआ होगा। अब यहाँ पर कोई और नंबर की फ्रिंज, इसी लाइट की कोई और नंबर की फ्रिंज जो है यहाँ पर होगी, वो छठी नहीं होगी, तो वो क्या होगी, इसी दूरी पर क्या होगी, ये दूरी तो यही वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम उसको n मान लेंगे कि कोई n नंबर ऑफ फ्रिंज, बस वेवलेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पर कोई n जो फ्रिंज है वो लेमडा क्या हो चुका होगा, लेमडा डैश हो चुका होगा, जो कि लेमडा बाय म्यू होगा, ठीक है। वेवलेंथ क्या हो चुकी है, लेमडा बाय म्यू और डी बाई डी, ये वाली फ्रिंज वहाँ पर हम मान रहे हैं वो n नंबर वाली होगी। तो ये दोनों की डिस्टेंस तो बराबर होगी, क्योंकि यहीं पर तो आएगा, ये y जो है ये यहीं पर तो होगा, ठीक है, ये तो बराबर होगी, तो यही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं, तो 6d लेमडा बाई डी जहाँ पर y है उस पर कॉन्साइड n वाली जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 4/3 है तब लिया, तो एन डी लेमडा बाय म्यू कर दिया उस वेवलेंथ की जगह पर d, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, वेवलेंथ जो भी गिवन है उसको लेमडा बाय म्यू कर देना है, जब छठे नंबर वाली थी उस जगह पर जो कॉन्साइड कर रही थी। अब देखिए डी लेमडा बाई डी, क्योंकि अपरेटस में हम कोई परिवर्तन नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने, मीडियम को चेंज किया हुआ है, ठीक है। म्यू की जगह पर 4/3 है, तो 4 यहाँ और 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब आप कट्टम पिटी करेंगे 3 2 जा 6, ठीक, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और एन जो है वो 8वें नंबर की जो फ्रिंज होगी वो वहाँ पर होगी, अब जब मीडियम चेंज कर दिया है तब। उम्मीद है बात आपको समझ में आएगी। देखिए मैं टाइम लेके समझा रही हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, और आपको सोल्यूशन तो कहीं मिलेगा, क्यों है ये वाले के लिए मैंने यहाँ पर बात की है। तो यहाँ देखिए 8वें नंबर की फ्रिंज जिससे क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, ये आंसर होगा। क्वेश्चन को दोबारा नहीं समझ में आएगा, दोबारा से रिटर्न पे आइए वीडियो के, और इसको ढंग से दोबारा समझ लीजिएगा जो मैंने बात बताई है एक एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जहाँ कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 न्यूक्लियन इनसाइड अ न्यूक्लियस इज मिनिमम एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी 2 न्यूक्लियंस के बीच में न्यूक्लियस के अंदर मिनिमम किस डिस्टेंस पे होती है। देखिए अगर आप ने एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी तो मैं आपको बता दूं, ये ग्राफ आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के दौरान बन जाता है, ठीक है। ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं 2023 की बात करूँ तो 2023 में ये ग्राफ ही बनाने को आया हुआ था किसी एक सेट में, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ये सेट है क्या। देखिए न्यूक्लियस के अंदर आप सबको पता है कि न्यूक्लियॉन्स कहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जिसके अंदर रहते हैं उसे न्यूक्लियस कहते हैं। आप सबको पता है कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से यहाँ पर क्या कहता है, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में एक साथ बंधे रहते हैं। लेकिन अब बात इसमें ये कर दी गई है कि 2 न्यूक्लियॉन ले लिए गए, कोई भी 2 न्यूक्लियॉन, उनको आखिरकार कितना पास ला सकते हैं, कितना पास, तो न्यूक्लियर फोर्स की आखिरकार क्या टेंडेंसी है उसको, तो आर जो है वो डिस्टेंस है जो कि क्या होती है, फेंटोमीटर या फर्मी बोला जाता है, इसमें गिनी जाती है 10⁻15 होती है मीटर में, ठीक है। अब क्या करते हैं कि प्रोटॉन को, ये ग्राफ क्या बताता है कि धीरे धीरे हम न्यूक्लियॉन्स को पास ला रहे, किसी 2 न्यूक्लियॉन को पास लाते जाते तो वैल्यू देखिए घटती जाती है। घटने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, और पोटेंशियल एनर्जी के घटने का मतलब है कि जो सिस्टम है वो धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, और स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ होता है, और यहाँ R0 पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होती है, ठीक है। और उसके बाद और बहुत ज़्यादा पास लाने पर क्या होता है, ये रिपल्सिव नेचर शो करने लगता है, अट्रैक्टिव से सीधे आके R0 वो मिनिमम डिस्टेंस है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी वो मिनिमम डिस्टेंस है, उसका भी आंसर आपको जो है वो 0.8 फर्मी मिलेगा, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वो मिनिमम डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मिनिमम होती है, तो मिनिमम ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच में मिनिमम होती है आके R0 जो कि है 0.8 फेंटोमीटर या फर्मी। यहाँ तक कि देखिए इसका मतलब है फोर्स जो होता है वो इस डिस्टेंस तक तो अट्रैक्टिव रहता है, उसके बाद इससे भी पास जब ले आएंगे तो रिपल्सिव नेचर न्यूक्लियर फोर्स का हो जाएगा, अट्रैक्टिव ना होकर रिपल्सिव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो कि ये है पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल, इसका मतलब हाई होने का मतलब है कि अब जो है वो अनस्टेबल हो रहा है
न्यूक्लियॉन अंदर। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये ग्राफ वो बताता है, उम्मीद आपको बात समझ में आएगी। तो मेन आंसर इसका क्या है, ज़्यादातर इसी R0 की वैल्यू पूछ लेता है, तो ये 0.8 फेंटोमीटर होती है। यहाँ तक कि जो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में न्यूक्लियस होता है और दो न्यूक्लियॉन्स आपस में इतने पास आ सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी इस दौरान सबसे ज़्यादा मिनिमम रहती है। तो आंसर आपका क्या होगा, 0.8 फेंटोमीटर। ये अच्छी तरह से आप ध्यान रखिएगा, ग्राफ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है जिसके पास 5 × 10⁻28 एटम्स हैं। इसको डोप्ड किया जाता है 1 ppm में कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमनी। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द होल इज डोप्ड क्रिस्टल इज फाउंड टू बी दिस, द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स SI क्रिस्टल के क्या होंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत गौर से सुनिएगा। हमारे पास अगर प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, हम जानते हैं कि प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में डोपिंग की जाती है और जो एंटीमनी होता है वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, पेंटावेलेंट का मतलब होता है ये किसी प्योर क्रिस्टल में अगर ऐड किया जाएगा तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाने का मतलब है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ होल की वैल्यूज ने ऑलरेडी गिवन की है और पूछ रहा है कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स SI क्रिस्टल में क्या थे। आपको एक बात बता दें, Ni जो होता है, इसका जो रिलेशन होता है Ni² इक्वल टू NeH, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है इनटू होल का कंसंट्रेशन। ये आपने फॉर्मूला अच्छी तरह पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो Ne और NH है जिसमें NH की वैल्यू दी हुई है, Ni की डिमांड कर रहा है यहाँ पे कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन क्या होगा, और Ne जो है हमें ये कैसे पता करेंगे, तो वो इस फॉर्म में दिया हुआ है कि क्रिस्टल जो है ये एक और बार आ चुका है, तो उसको अच्छे से समझिएगा कि कैसे इसकी अप्रोच होती है। कि 5 × 10⁻28 एटम्स थे। सपोज करिए कि सिलिकॉन में 5 × इतने 10⁻28 एटम थे और इसको डोप किया गया 1 ppm। आखिरकार ये ppm क्या है, तो आपको मैं दिखा दूँ। ये ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि देखिए एंटीमनी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है तो हमें क्या करना है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है 1/10⁻6, यानी कि 10 बार, जब आप 6 बार जो जीरो बढ़ाएंगे इतना पार्ट जो है वो जो है एंटीमनी ने ले रखा है। और कितना, 5 × 10⁻28 में 1/10⁻6 पार्ट जो है वो हमने मिलाया है। तो इतना ही तो इसने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर कंसंट्रेशन दिया होगा, तो इतना ही जो है कंसंट्रेशन है। तो ये Ne की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो भी दी होगी, मान लीजिए कि होल के लिए पेंटावेलेंट की जगह ये ट्राईवेलेंट कर दे तो यही NH के लिए वैल्यू हो जाएगी, तो Ne की वैल्यू वहाँ देगा जब ऐसा करना होगा। ठीक है, तो Ne क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻28 में आप 1/10⁻6 आपको मल्टीप्लाई करना है और जो ये वैल्यू है ये आपको दे देगा Ne की वैल्यू। तो Ne की वैल्यू के लिए डिमांड दी थी। उसके बाद क्या है कि NH आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, बस फॉर्मूला लगाना है Ne × NH इक्वल टू Ni², और Ne की वैल्यू मल्टीप्लाई की NH की वैल्यू की, तो 4.5 से करें 2.5 × 10⁻9 और 22 करें तो 31 होगा। अब देखिए 2.5 को हमने क्या किया है, 2 ही रखा है और 0.1 आगे लेके गए हैं, तो ये क्या करता है, आगे लेके जाता है तो एक यहाँ माइनस किया जाता है, इसलिए 10⁻30 हो चुका है। और जैसे ही माइनस होगा 25 का ये स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए अंडर रूट आएगा, और √2 का आप सबको पता है कि क्या होता है, 15 होता है, और ये 30 जो होगा वो 10⁻, क्या हो जाएगा आपके पास, 15 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें तो 15 × 10⁻16 दिया हुआ है। यहाँ एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दी है, देखिए 10/15 होगा। अब क्या है कि एग्जाम में आपको 1.5 और ये जो मतलब इसमें इसकी वैल्यू तक लाना होगा, तो देखिए 1.5 × 10⁻16 है, यानी कि एक पॉइंट वापस से हम क्या कर दें, यहाँ पर समझ ले पॉइंट है तो ये पॉइंट वापस यहाँ रख दें, तो ये पीछे जाएगा, तो यहाँ पर एक वैल्यू और ऐड हो जाएगी, तो ये 1.5 × यही चीज़ 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, वो तो कैलकुलेशन इधर उधर करने का पॉइंट का है। 15 × 10 चाहे 15 का है चाहे 1.5 × 10⁻16 का है, बात वही है। तो ये आपकी Ni की वैल्यू हो जाएगी। तो ये उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो आपको कुछ नहीं करना था यहाँ, बस आपको ध्यान रखना है जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो जो भी एटम दिया होगा कि प्योर क्रिस्टल में ये थे और उसमें जो भी मिलाया गया वो आपको ध्यान रखना है। पेंटावेलेंट है कि पेंटावेलेंट है कि ट्राईवेलेंट है, एंटीमनी पेंटावेलेंट है, तो यहाँ पर जो भी है उसका 1/, आपको क्वेश्चन के अंदर 10⁻6 करते हुए जो वैल्यू दी है वो निकालना है। वो आपको पेंटावेलेंट है तो Ne की वैल्यू दी है, ठीक है, और अगर वहाँ पर ट्राईवेलेंट होता तो NH की ही वैल्यू आपको निकालनी होती, और तब आपको ये जो दिया होता वो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन दिया था। अदरवाइज यहाँ पर पेंटावेलेंट है तो यहाँ पर को होल का कंसंट्रेशन दिया है और Ni निकालने के लिए कहेगा। बाकी में से कुछ भी कहेगा तो आप निकाल लोगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी। सो बाकी क्वेश्चन सब असर्शन और रीज़न के हैं, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।